प्राकल्पना अर्थात उपकल्पना, परिकल्पना या हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उपकल्पना की प्रमुख विशेषताओं की। जैसा हम जानते हैं, अभी तक हम जान चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। उसके लिए कुछ चरण जो निर्धारित हैं, उन चरणों से गुजरना पड़ता है और उन सभी चरणों में सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वो प्राकल्पना या उपकल्पना या परिकल्पना है, जो कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए उसके अनुसंधान के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है, उसके लिए अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करती है, अनुसंधान का मार्ग उसके लिए सुगम बनाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि मैं पहले से ही विस्तार में बहुत बता चुका हूँ, प्राकल्पना के उद्भव के बारे में। प्राकल्पना क्या होता है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्राकल्पना अंग्रेजी के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी अनुवाद है। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, व्हाइल इन हिंदी इट इज कॉल्ड प्राकल्पना, उपकल्पना और परिकल्पना। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है, जिनका अर्थ होता है विचार या सिद्धांत का पूर्व कथन। प्री स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजिशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। प्राकल्पना में प्राक का अर्थ पूर्व और कल्पना का अर्थ होता है विचार। जब प्राक और कल्पना को एक साथ रखते हैं तो वो प्राकल्पना होता है, और जब इनके अर्थ अर्थात पूर्व और विचार को एक साथ रखते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य हुआ पूर्व का विचार, अर्थात पूर्व में आने वाला विचार। यहाँ पूर्व से तात्पर्य है कि अनुसंधान से पूर्व, अनुसंधान के बारे में जो पूर्व कल्पनाएं आती हैं, जो पूर्व विचार आते हैं, वो प्रपोजिशन, वो विचार, वो कथन ही प्राकल्पना कहलाते हैं। और सरल शब्दों में हम बात करें तो प्राकल्पना का अर्थ होता है एक ऐसा विचार या सिद्धांत जिसे शोधकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है। वह उसकी जांच करता है और प्रमाणित करता है। तो जब अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश करता है, किसी भी समस्या या घटना का अध्ययन करता है, तो वह कुछ प्रश्नों को लेकर कार्य करता है और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में वह अपने लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करता है, और ये प्रश्नों के उत्तर प्राकल्पना के रूप में उसके मस्तिष्क में आते हैं, जो उसे आगे बढ़ाते हैं। तो लक्ष्य के रूप में प्राकल्पना को लेकर एक अनुसंधानकर्ता आगे बढ़ता है, और अनुसंधान कार्य के दौरान या अनुसंधान कार्य की समाप्ति पर वह उस प्राकल्पना की जांच भी करता है, प्रमाणित करता है कि जो लक्ष्य वह लेकर चला था या जिस विचार को लेकर वह चला था, उसने अनुसंधान कार्य पूरा प्रारंभ किया था, वो विचार वास्तव में कितना सही था और कितना गलत। केवल एक परिभाषा आज हम बात करेंगे और वो परिभाषा है बोगार्डस की। बोगार्डस
समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक चिर परिचित नाम है, चाहे वो स्नातक स्तर हो या स्नातकोत्तर स्तर हो। प्रत्येक स्तर पर समाजशास्त्र के विद्यार्थी बोगार्डस का नाम सुनते रहते हैं। बोगार्डस के अनुसार प्राक्कल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई प्रस्तावना है, अनुसंधान की प्रस्तावना है ये, और ये प्रस्तावना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाती है, अर्थात इसका परीक्षण अभी शेष है। प्राक्कल्पना का निर्माण शोध या अनुसंधान का आधार होता है। ये उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार शरीर में आत्मा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्राक्कल्पना ही एक अनुसंधान का आधार बनती है। प्राक्कल्पना को सामान्यतः सिद्धांत का लोक सामान्यीकरण माना जाता है, जिसकी परीक्षा शोध के दौरान की जाती है। लोक सामान्यीकरण मीन्स लोग जिसे सिद्धांत के रूप में, सामान्य लोग जिस सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये लोक सामान्यीकरण इसको हम कह सकते हैं। आरंभिक स्तर पर प्राक्कल्पना कोई भी अनुमान, कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान या और कुछ हो सकता है, जो कि अध्ययन, क्रिया, अनुसंधान या शोध का आधार बन जाए। तो प्रारंभिक स्तर पर प्राक्कल्पना या परिकल्पना या उपकल्पना एक अनुमान के रूप में होती है, एक काल्पनिक विचार के रूप में होती है, एक सहज ज्ञान, एक व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर होती है, के रूप में होती है। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राक्कल्पना अध्ययन, क्रिया, अनुसंधान का आधार बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राक्कल्पना पूर्व अनुमान पर आधारित कथन, विचारधारा या सिद्धांत होता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा विचार है जो अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुमान पर आधारित है। प्राक्कल्पना प्रारंभिक जानकारी के आधार पर किया गया पूर्वानुमान है। इस स्तर पर जब अनुसंधानकर्ता प्राक्कल्पना का निर्माण करता है, उसे उस विषय के बारे में गहन जानकारी नहीं है, तो ये केवल प्रारंभिक जानकारी, प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर लगाया गया, किया गया पूर्व अनुमान है, और इसके आधार पर संभावित शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। लेकिन ये निश्चित है कि जिस प्राक्कल्पना का निर्माण किया जाता है, वह प्राक्कल्पना अनुसंधान का मार्ग निर्मित करती है, अनुसंधान की प्रक्रिया को अनुसंधानकर्ता के लिए सरल, सुगम और आसान बनाती है। प्राक्कल्पना सर्वोत्तम अनुमान होती है, एक प्रकार का सर्वोत्तम अनुमान होती है ये, जो कुछ शर्तें जिसमें होती हैं और उनके परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यह एक अस्थायी सिद्धांत है। प्राक्कल्पना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शोध, अनुसंधान या अध्ययन का पहला चरण है, क्योंकि प्राक्कल्पना के साथ ही शोध की वास्तविक शुरुआत होती है। प्राक्कल्पना अनुसंधानकर्ता के अंदर अनुमान उत्पन्न करती है और उन अनुमानों को लेकर अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य करता है और इस प्रकार वह आगे बढ़ता है। शोध में एक अच्छी प्राक्कल्पना का निर्माण शोध के आधे कार्य का पूरा हो जाना माना जाता है। यदि अनुसंधानकर्ता पूर्ण समझदारी के साथ
अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए प्राकल्पना का निर्माण करता है, तो ये माना जाता है कि आधा शोध तो प्राकल्पना के निर्माण के साथ ही समाप्त हो जाता है। एक कहावत भी है, वेल बिगन इज हाफ डन, कि किसी भी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो तो ये मान लिया जाता है कि वह कार्य आधा पूरा हो चुका है। अगर हम इस बात को अनुसंधान पर लागू करते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यदि प्राकल्पना सही है, उचित है, सिद्धांतों से संबंधित है, प्रविधियों से संबंधित है, विषय के जो पहलू हैं उन पहलुओं को समाहित किए हुए है, तो ये मान लेना चाहिए कि अनुसंधान कार्य आधा हो चुका है। वैज्ञानिक आधारों पर प्राकल्पनाओं को दो से अधिक चरों के मध्य संबंध का अनुमानित विवरण कहा जाता है। जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि प्राकल्पना दो अथवा दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच क्या संबंध है, उन संबंधों की व्याख्या करती है। एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच होने वाले संबंध का अनुभव के आधार पर परीक्षा करने योग्य कथन है। तो ये मैंने प्राकल्पना का संक्षिप्त परिचय दिया और इसके बाद हम व्याख्यान के मुख्य विषय परिकल्पना, प्राकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उन पर हम आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली विशेषता वो है स्पष्टता। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि प्राकल्पना को स्पष्ट होना चाहिए, उसमें स्पष्टता का गुण होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, परिकल्पना की अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी भाषा और अर्थ स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। अवधारणाओं के दृष्टिकोण से किसी भी स्तर पर अस्पष्टता वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल होती है। तो सबसे पहली विशेषता है परिकल्पना की स्पष्टता। अगर परिकल्पना अस्पष्ट है, स्पष्टता का अभाव है उसमें, तो उस स्थिति में ऐसी परिकल्पना, ऐसी प्राकल्पना न केवल अनुसंधानकर्ता को उसके लक्ष्य अनुसंधान मार्ग से भटका सकती है, अपितु अनुसंधान के वास्तविक उद्देश्य को भी दोषपूर्ण बना सकती है। परिकल्पना की दूसरी विशेषता है अनुभव सिद्धता। अनुभव सिद्धता का तात्पर्य है कि प्राकल्पना अनुभवों पर आधारित हो। यह अनुभव अनुसंधानकर्ता के भी हो सकते हैं, ये लोक अनुभव भी हो सकते हैं। तो प्राकल्पना को अनुभव सिद्ध होना चाहिए। प्राकल्पना ऐसी हो जिसके तथ्यों की जांच की जा सके। इसमें अनुभव सिद्ध प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। प्राकल्पना ऐसे तथ्यों, कारकों एवं चरों से संबंधित होनी चाहिए जो समाज या अध्ययन क्षेत्र में जाकर एकत्रित किया जा सकें और साथ ही उनकी विश्वसनीयता की जांच भी की जा सके। परिकल्पना प्रयोग सिद्ध या अनुभव सिद्ध होती है। परिकल्पना अध्ययन विषय के किसी भी विशेष पक्ष से संबंधित होती है। तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए,
अनुभव पर आधारित और अनुभव सिद्ध होनी चाहिए। और अगली जो इसकी विशेषता है वो है विशिष्टता। सामान्य प्राकल्पनाओं द्वारा सही और सटीक निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता। जैसा अधिकांश वैज्ञानिक और विचारक मानते हैं कि यदि सामान्य प्राकल्पना निर्मित की है किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए, तो उसके द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष हैं वो सटीक और सही नहीं होते। यदि हम चाहते हैं कि अनुसंधान के निष्कर्ष सही हों, सटीक हों, तो उसके लिए प्राकल्पना का विशिष्ट होना आवश्यक है। इसलिए प्राकल्पनाओं का विशिष्ट और उपयोगी होना चाहिए। प्राकल्पना अध्ययन विषय के किसी विशेष पहलू से जुड़ी होनी चाहिए। अनुसंधान कार्य जब किया जाता है तो घटना के किसी विशेष पहलू को लेकर किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, और इसीलिए यह आवश्यक है कि जो भी प्राकल्पना निर्मित की जा रही है वो उस विशिष्ट पहलू से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उससे संबंधित होनी चाहिए। प्राकल्पना को अध्ययन विषय के विशिष्ट और निश्चित पक्ष से संबंधित होना चाहिए। अगली इसकी विशेषता है प्राकल्पना सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। इसका यह तात्पर्य है कि जिस घटना का अध्ययन किया जा रहा है उस घटना से संबंधित सिद्धांत पहले से होंगे, तो उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर प्राकल्पना को निर्मित करना चाहिए। प्राकल्पनाओं को पूर्व स्थापित सिद्धांतों से संबंधित होना चाहिए और साथ ही उन पूर्व स्थापित सिद्धांतों के संदर्भ में बनाकर क्रमबद्ध रूप से उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसी प्राकल्पना एक श्रेष्ठ प्राकल्पना मानी जाती है और इस प्राकल्पना के आधार पर किया गया अनुसंधान कार्य भी श्रेष्ठ अनुसंधान कार्य होता है और ऐसे अनुसंधान कार्य के निष्कर्ष फाइंडिंग्स भी अपने आप में सटीक होती हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। जैसा हम जानते हैं कि प्राकल्पना एक प्रस्तावना होती है जो तथ्यों के परस्पर कारण और प्रभाव के संबंध को बताती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताती है, और इसकी जांच वैज्ञानिक प्रविधि या प्रविधियों से की जाती है। तो जो उपलब्ध प्रविधियां हैं उन प्रविधियों को ध्यान में रखकर ही प्राकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए। प्राकल्पना का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि उसकी सत्यता की जांच उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा की जा सके। अगली विशेषता है सरलता। प्राकल्पना सरल हो, जटिल ना हो, उसकी भाषा क्लिष्ट ना हो। मैं पीवी यंग के शब्द यहां कोट करना चाहूंगा। पीवी यंग ने माना है कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पना और विवेचना को काट सकता है। यदि प्राकल्पना सरल है तो उसमें स्पष्टता अपने आप होगी और जो व्यर्थ का जो तत्व है वो तत्व अपने आप उसमें से समाप्त हो जाएगा। तो प्राकल्पना को सरल होना चाहिए। किसी भी प्राकल्पना में सरलता बनाए रखने के लिए सीमित कारणों का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि प्राकल्पना
हमारी सरल हो तो हम सीमित कारणों के अध्ययन को ही चुनें। अनावश्यक रूप से अधिक कारणों को शोध में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो शोध की शुद्धता है, निष्कर्षों की शुद्धता है, उनके दोषपूर्ण होने की संभावना रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना किसी विषय के संबंध में अस्थायी हल देने का साधन होती है। यह उपलब्ध पद्धतियों और साधनों से संबंधित होती है। प्राकल्पना में प्रयोग सिद्धता का गुण होता है। प्राकल्पना व्यावहारिक और यथार्थ पर आधारित होती है। प्राकल्पना पूर्व में निर्मित सिद्धांतों पर खरी होती है और प्राकल्पना समस्या से सीधे संबंधित होती है। और संक्षेप में अंत में हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना शोध, अनुसंधान या अध्ययन के मार्गदर्शन में उपयोगी होती है। और इस प्रकार हम इस बात को स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं कि प्राकल्पना का अनुसंधान में, सामाजिक अनुसंधान में विशेष महत्व होता है और इसका निर्माण सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक सटीक उपकल्पना अनुसंधान के निष्कर्षों को सटीक बनाती है। और उपकल्पना निर्माण के समय यदि कोई लापरवाही होती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव अनुसंधान के परिणामों पर पड़ता है।